आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। राफेल विमान की खरीद को लेकर जिस तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है वो प्रदर्शित कर रहा है कि कैसे लोकसभा 2019 की ये तैयारी सीधे तौर पर आगे बढ़ रही है और शायद राफेल विमान की खरीद का मामला 2019 के लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खियां बटोरता दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि ये पहला मौका है जब विपक्ष ने बहुत ही सार्थक और कारगर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की है और ऐसे में सरकार कई मामलों में जवाब भी नहीं दे पा रही है सिलसिलेवार तरीके से। और यही वजह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता सरकार को घेरने में राफेल के मुद्दे पर कोई कसर छोड़ नहीं रहे। एक के बाद एक नए सवाल सामने रखे जा रहे हैं। तो आइए अब आपके सामने पेश करते हैं कांग्रेस के द्वारा उठाए गए 5 बड़े आरोप और उसके बाद फिर आपको सुनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का उन आरोपों पर जवाब। जेपीसी बैठाइए, सच्चाई सब आ जाएगी बाहर। मगर नरेंद्र मोदी जी जो अरुण जेटली के जो बॉस हैं वो ये काम नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी जी आप देखना, पार्लियामेंट हाउस में मैंने 4 सवाल पूछे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मैं आपको सिर्फ यह बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति पे आपने भरोसा किया था उस व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने मैं आंख में आंख नहीं मिलाई, जैसे मैं आपकी आंख में देख रहा हूं ना, ऐसे नहीं किया। जब मैंने उनसे बोला नरेंद्र मोदी कभी इधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, कभी उधर देखें, देश का चौकीदार चोरी कर गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। आज अगर आपको इसमें भ्रष्टाचार का पूरा सबूत मिलता है औपचारिक और सरकारी रूप से, तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस डील को या तो रद्द करना पड़ेगा या इसको एक अलग कीमत पे लेना पड़ेगा। ये कैसे हो सकता है कि आप भ्रष्टाचार भी होने दें, कीमत भी वही रहने दें, गलतियां भी पाएं, तो फिर आप पूरी इंक्वायरी क्यों करेंगे? ये सबसे बड़ा शताब्दी का घोटाला है लड़ाकू विमान खरीद का, जिसमें लगभग 41,000 करोड़ का देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। वास्तविकता स्पष्ट है, इसलिए इसके सारे कागजात जब्त किए जाएं। जो सीबीसी को अधिकार है इस पे एफआईआर इस पे लागू की जाए, एफआईआर इसमें रजिस्टर की जाए, दर्ज की जाए। हर बार जब घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसती है तो फिर उन्हें अपने बचाव के लिए पाकिस्तान याद आता है। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत, ये जवाब दीजिए राफेल की चोरी कैसे हुई, की किसने और पैसा गया कहां। कांग्रेस ने एक के बाद एक कई आरोप मढ़े हैं भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की केंद्र सरकार पर और विभिन्न नेता यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ता तक लगातार मोदी सरकार पर और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। जवाब में या तो कानून मंत्री उतरे या वित्त मंत्री उतरे या फिर रक्षा मंत्री उतरी हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने अपने हिसाब से इस पूरे मुद्दे का जवाब भी पेश किया है। लेकिन क्या यह जवाब अपने आप में काफी है? आइए जरा अब आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया क्या रही है तमाम आरोपों पर। 30 अगस्त को वो ट्वीट करते हैं कि फ्रांस के अंदर बम चलने वाले हैं। इसको लेकर ये उनको कैसे मालूम था कि एक बयान ऐसा आने वाला है? ये जो जुगलबंदी है ना इस तरह की, इससे कम से कम मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ तो लगती है कि पहले दिन वो बयान दे, दूसरे दिन पीछे हटने लग पड़े और ये उससे 20 दिन पहले उस बयान की प्रिडिक्शन कर दें, घोषणा कर दें कि बयान आने वाले हैं। आपने 36 ही क्यों? 36 इसलिए लिया कि बाकी सब भारत में बनेंगे, भारत में लोगों को अवसर मिलेंगे ऑफसेट क्लॉज में। लेकिन चूंकि वायुसेना को जरूरत है इसलिए 36 ले आओ तुरंत। मेन एयरक्राफ्ट उनके एयरक्राफ्ट से 9% कम है और विपन के साथ लगा हुआ एयरक्राफ्ट उनके द्वारा निगोशिएट किए से 20% कम है। बार बार ये कह रहे हैं कि बता दो कि इसका दाम कितना है ताकि दुश्मनों के और चौकन्ने हो जाएं। राहुल गांधी जी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं
अरुण जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, और बार बार इनको स्पष्टीकरण, ये कौन होते हैं जो बार बार स्पष्टीकरण हमसे लेंगे? अरे ये जो है, ये ऐसे लोग हैं जो लोग की जो है वो बेईमानों की और बेईमानी का इनके ऊपर पूरी तरह से ताज लगा हुआ है। कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि आपने 10 साल तक फाइल को रोके रखा। राफेल की ज़रूरत थी, भारतीय वायुसेना को विमानों की ज़रूरत थी। आप जब सरकार में रहे तब रोका, अब विपक्ष में रहकर रोकना चाहते हैं, जो देश को स्वीकार नहीं है। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वार और प्रतिवार के इस द्वंद्व में लगी है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि राफेल से बड़ा मुद्दा आज देश में नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि राफेल के मुद्दे के आधार पर विपक्ष लगातार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है। एक ऐसी सरकार जिसने हर मौके पर यही कहा कि 52 महीने में एक घोटाला सामने ला दो, क्योंकि इसके पहले की सरकारों को हमेशा घोटालों की सरकार की संज्ञा दी गई। कांग्रेस के नेता अब इस मुद्दे पर सीवीसी से मुलाकात करने पहुंचे। कोशिश की जा रही है कांग्रेस के द्वारा कि इस पूरे मुद्दे पर एक एफआईआर जल्द से जल्द दाखिल किया जा सके, ताकि उसके बाद मौजूदा मोदी सरकार पर राजनीतिक तौर पर एक बड़ा हल्ला बोल किया जा सके। क्योंकि अगर मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप जरा से भी चिपकते हुए भी दिखे, तो जनता के दिल में इस सरकार को लेकर जो एक छवि है, उस छवि को चकनाचूर करना विपक्ष के लिए बहुत आसान हो जाएगा। राफेल पर उठा सियासी तूफान आरोपों के गलियारों से होते हुए सीवीसी के दरवाजे तक पहुंच गया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर इंच पर भी पीछे हटने वाली नहीं है। एफआईआर इसमें रजिस्टर की जाए, दर्ज की जाए। जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने ये किया है, सीवीसी का दायित्व है कि सारी फाइलें उनको जब्त करें, सारे कागज, क्योंकि आशंका ये है कि जिस सरकार ने इतना बड़े ये घोटाले हुए हैं, इतना बड़ा घोटाला किया है, उसको ये स्वरूप दिया है, वो कहीं कागजात खराब ना करें, फाइलों को नष्ट ना करें, इसलिए सीवीसी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में सीवीसी के दफ्तर पर कांग्रेस ने मोर्चा संभाला, तो अमेठी से राहुल गांधी राफेल के जरिए पीएम पर हमला करने से नहीं चूके। उन्होंने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद का एक वीडियो भी ट्वीट किया। मेन इशू यह है कि फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चोर कह रही है। होलैंड जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी चोर हैं, और नरेंद्र मोदी जी को सफाई देनी है कि फ्रांस का एक्स राष्ट्रपति उनको चोर क्यों कह रहा है। उसमें मेरा क्या लेना देना है। राफेल पर विपक्ष के आरोपों को सरकार सिरे से खारिज कर चुकी है। इस बीच सरकार के सूत्रों ने इस मुद्दे पर एक बार फिर सफाई देने की कोशिश की है। ऑफसेट का नियम 2006 से है और वक्त वक्त पर सरकारें इसमें बदलाव करती आ रही हैं। ओलांद ने जो बयान दिया है उस पर भी सरकार ने हैरानी जताई। लोकसभा में उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट का हवाला दिया और फ्रांस की सरकार ने खुलेआम उसका प्रतिकार किया, ऑडिट किया। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ मनमोहन सिंह भी गए थे। पहली बार मनमोहन सिंह ने थोड़ा हिम्मत दिखाया है। अभी तक वो उन्होंने नहीं कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने वही कहा जो राहुल गांधी क्लेम करते हैं, क्योंकि वो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, तो थोड़ा लोक लाज समझते हैं। कुल मिलाकर एक बात तो साफ है कि राफेल डील अब देश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस की ललकार है तो सरकार भी जवाबी मोर्चे पर तैयार है। राफेल के मुद्दे पर सियासी घमासान जारी है। इन सब के बीच सरकार ने अपने बचाव में एक नया तर्क दिया है। सरकार का कहना है कि राफेल के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है मोदी सरकार की इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन राफेल के मुद्दे पर कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये देश की जनता जानना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सरकार चाहती है कि जनता इस बात पर भरोसा करे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी साजिश रची गई। उस साजिश के तहत मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और वो भी राफेल के सौदे को लेकर। और इसी बात को अब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पाकिस्तान से भी जोड़ने लगे। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी के एक ट्वीट को पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने रीट्वीट कर दिया। अब इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इस मुद्दे को जोड़ दिया भारत और पाकिस्तान से। भारतीय जनता पार्टी के कई प्रवक्ता अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि न सिर्फ राहुल गांधी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, बल्कि राहुल गांधी और पाकिस्तान चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगली बार सत्ता में न आए, यानी कि
राहुल गांधी दरअसल पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें हम पहले भी सुनते आए हैं, क्योंकि जब भी सरकारों पर सवाल उठाए गए हैं, सरकारों ने हमेशा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखने की बात कही है और अपने ऊपर लगे आरोपों के बचाव के लिए राष्ट्रहित का ढाल इस्तेमाल किया है। क्या राफेल पर भारत में हो रही सियासत में पाकिस्तान घुसपैठ की कोशिश कर रहा है? क्या राफेल डील की पल पल की खबर पर पाकिस्तान पैनी नजरें गड़ाए बैठा है? क्या राफेल पर हो रहे घमासान का वाकई पाकिस्तान फायदा उठा सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राफेल पर मचे सियासी संग्राम के बीच अचानक पाकिस्तानी एंगल सामने आने लगा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जिस पेपर को हवा में उछाल रहे हैं वो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने राहुल की तारीफ की है कि राहुल गांधी ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से डरे हुए हैं। कहीं न कहीं ये बहुत कुछ बयां करता है। एक और ट्वीट रहमान मलिक का है और रहमान मलिक पूर्व गृह मंत्री है पाकिस्तान के। राहुल is going to be your next PM and watch his excellent video I have just posted for all of you। राहुल के लिए वहां से भी, राहुल गांधी के लिए पाकिस्तान से भी पाकिस्तान के अनेक मंत्री कैंपेनिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के दूसरे नेता भी राफेल की कीमत पर सवाल उठाने को लेकर सीधे पाकिस्तान की मदद करने से जोड़ चुके हैं। तभी आपने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक की गवाही दो, आप ही ने कहा था ना। आज जब बार बार ये कह रहे हैं कि बता दो कि इसका दाम कितना है ताकि दुश्मनों के और चौकन्ने हो जाएं, राहुल गांधी जी पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। बीजेपी इस मुद्दे पर जहां पाकिस्तान का एंगल जोड़ना चाहती है तो कांग्रेस भी पाकिस्तान वाले आरोपों पर पलटवार के साथ तैयार है। सच्चाई ये है कि आए दिन जो हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं, नागरिकों पर हमला हो रहा है, वो एक ऐसी कमजोर सरकार मोदी जी की सरकार है जिसने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक रखे हैं। कहां गया 56 इंच का सीना, कहां गई वो लाल आंख, कहां गया एक के बदले 10 सिर लाने का वादा। इसलिए मुद्दों को भटकाइए मत। जाहिर है राफेल डील के मुद्दे को बीजेपी सीधे देश की सुरक्षा से जोड़कर पेश करना चाहती है और अब पाकिस्तान इस मुद्दे पर जिस तरह से कूदा है उसके बाद बीजेपी को सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया है। लेकिन असल सवाल ये कि राफेल डील पर सवाल उठाना क्या वाकई दुश्मनों की मदद करने जैसा है? राफेल के मुद्दे को कांग्रेस अब सीएजी के बाद सीबीसी के दरवाजे ले आई, तो वहीं बीजेपी इस मसले पर कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर ये मसला अब और ज्यादा राजनीतिक और तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। क्रिकेट के मैदान पर ये चर्चा आम होती है, पिच किसी और का, गुगली किसी और की। ऐसा लगता है जैसे कि इस पूरे जुमले को राहुल गांधी बखूबी राजनीति के पिच पर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर कोई जानता है हिंदुस्तान में कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हिंदुत्व के पिच पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी अपना शिव भक्त का अवतार पूरी जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि पिच भारतीय जनता पार्टी की, गुगली राहुल गांधी की। क्योंकि राहुल गांधी कोई ऐसा मौका छोड़ नहीं रहे जहां वो अपने नए हिंदुत्व कलेवर को जनता के सामने प्रदर्शित ना करें। तेज आवाज में गूंजता भगवान शंकर का भजन और बम बम भोले का नारा लगाते समर्थक। राहुल गांधी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं उनका कुछ इसी अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। ताजा तस्वीरें अमेठी की है, जहां राहुल का भगवा कपड़े पहने कांवड़ियों ने बम बम भोले के नारों के साथ स्वागत किया। इतना ही नहीं, राहुल को बाकायदा पुजारियों ने मंत्रोच्चार करते हुए तिलक लगाया और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। कैलाश मानसरोवर की यात्रा से लौटने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे थे, लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें शिवभक्त के रूप में पेश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दरअसल 2019 के चुनावी घमासान से पहले राहुल गांधी की छवि बदलने की कवायद जोर शोर से चल रही है। कुछ दिनों पहले बीकानेर में भी राहुल की सभा में ऐसे ही बोलबम के नारे गूंजे थे और अब अमेठी में भी वैसी ही तस्वीर नजर आई है। ये राहुल का वो शिवभक्त अवतार है जो हिंदुत्व की राजनीति करती आ रही बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है, लिहाजा बीजेपी को राहुल का रूप रास नहीं आ रहा। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने 2008 में कहा था कि हमें एलईटी से कोई खतरा नहीं है, लश्कर तैयबा से कोई खतरा नहीं है, खतरा तो हिंदुओं से है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने सैफरन टेररिज्म
भगवा आतंकवाद को, इस शब्द को गढ़ा था। आज अचानक वो भगवे की शरण में जा रहे हैं, आज शिव भक्त बन रहे हैं, अच्छी बात है, मगर जनता की आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। दरअसल बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर सियासत शुरू की और कांग्रेस को मुस्लिम हितैषी पार्टी साबित करने की कोशिश की, मगर 2014 की हार से सबक लेते हुए कांग्रेस न सिर्फ बीजेपी को उन्हीं की पिच पर घेरने की प्रैक्टिस कर रही है, बल्कि आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर खेलना भी शुरू कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। सिक्किम को आज अपना खुद का एक एयरपोर्ट मिल गया है। अब वहां पर तमाम यात्री विमान भी उतर सकेंगे और लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पर्वतीय क्षेत्र को हिंदुस्तान के कोने कोने से जोड़ना हमारी सामरिक जरूरत ही नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर सिक्किम हमारे देश से ज्यादा जुड़ता है तो फिर हम सिक्किम में अपनी पैठ और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि चीन लगातार सिक्किम को लेकर अलग अलग पैतरे बदलता रहता है। सिक्किम को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। पाक्योंग में बना सूबे का पहला एयरपोर्ट। नॉर्थ ईस्ट के छोटे लेकिन बेहद अहम सूबे सिक्किम को लंबे इंतजार के बाद पहला एयरपोर्ट मिल गया है। पीएम मोदी ने खुद इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और इसके साथ ही देश ने एयरपोर्ट की सेंचुरी भी लगा ली। क्रिकेट के मैदान में लोग सेंचुरी लगाते हैं, आज हिंदुस्तान ने सेंचुरी लगाई है। यानी कि ये एयरपोर्ट खुलने के बाद पूरे हिंदुस्तान में 100 एयरपोर्ट्स काम करने लग गए हैं। यूं तो पाक्योंग एयरपोर्ट की आधारशिला 2009 में ही रखी गई थी, मगर इसे बनकर तैयार होने में 9 साल का वक्त लग गया। हालांकि अब इसका ट्रायल भी शुरू हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से यहाँ विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पाक्योंग एयरपोर्ट कई मायनों में खास है। यह एयरपोर्ट समुद्र तल से करीब 4500 फीट की ऊंचाई पर है। इसे बनाने में करीब 605 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। एयरपोर्ट का कुल एरिया 990 एकड़ में फैला है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से करीब 30 किलोमीटर दूर हरे भरे पहाड़ों के बीच बना ये एयरपोर्ट देश के 5 सबसे ऊंचे एयरपोर्ट में से एक है, मगर इंजीनियरिंग के लिहाज से इसे बनाना आसान नहीं था। इससे बहुत बड़ा लाभ सिक्किम के टूरिज्म को भी होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया कि नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा ध्यान देंगे, उसमें एक बड़ा तोहफा है। दरअसल सिक्किम पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है, मगर अभी तक फ्लाइट सेवा न होने से लोगों को यहां आने में काफी दिक्कत होती थी। सिक्किम आने वाले लोगों को पश्चिम बंगाल के बागडोगरा से होकर आना पड़ता था, लेकिन अब ये एयरपोर्ट बन जाने से सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का सफर भी आसान हो जाएगा। सिक्किम के इस एयरपोर्ट से चीन का बॉर्डर करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी चीनी सरहद तक हिंदुस्तान की पैठ और नजर और तेज हो जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं पाक्योंग एयरपोर्ट की सामरिक महत्व कितनी है हमारे लिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, 60 किलोमीटर की दूरी पर चीन की सीमा है इस एयरपोर्ट से, और ऐसे में बेहतरीन तरीके से वहां पर न सिर्फ सर्विलेंस हो सकेगा, बल्कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है जिसमें भारतीय फौज को तुरंत वहां पहुंचना पड़े, तो इस एयरपोर्ट का बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कहते हैं एक रनवे से 2 निशाना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक के पास पाक्योंग एयरपोर्ट बनाकर सरकार ने न सिर्फ देश भर के पर्यटकों को तोहफा दिया, बल्कि चीन की सीमा पर एक मजबूत एयरबेस भी तैयार कर लिया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों पर चीन लंबे समय से नजरें गड़ाए बैठा है। सिक्किम से सटे मैदानी इलाकों में चीनी सैनिक दखल भी देते रहे हैं। चीन की इन हरकतों से भारत पर हमेशा खतरा बना रहता है, मगर अब काफी हद तक ड्रैगन की साजिशों पर लगाम लगाने में आसानी होगी, क्योंकि पाक्योंग एयरपोर्ट चीन की सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर है। लिहाजा यहाँ हवाई अड्डा बन जाने से इमरजेंसी हालात में सेना को रसद और हथियार की सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में एयरपोर्ट के मेन रनवे के बगल में 75 मीटर लंबा एक और रनवे तैयार किया जाएगा, जिससे इस रनवे पर एक ही समय में 2 विमान उतारे जा सकेंगे। जरूरत पड़ने पर भारतीय वायुसेना भी इस हवाई अड्डे पर अपने विमान उतार सकेगी। भारतीय वायुसेना का एक डोर्नियर 228 विमान इस हवाई अड्डे पर ट्रायल के तौर पर पहले भी उतारा जा चुका है। जाहिर है
सिक्किम का हवाई अड्डा सामरिक नजरिए से भी हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है, क्योंकि अब किसी तरह की इमरजेंसी के हालात में चीन के खिलाफ हवाई मोर्चा खोलने में भारत को कोई मुश्किल नहीं आएगी। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्किम में अब हम चीन के मुकाबले जरा सशक्त जरूर हो रहे हैं और ऐसे में हमारी सेना के लिए एक बेहतरीन मौका है अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने का। इधर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत ने पाकिस्तान को एक कड़ी चेतावनी दी। जनरल रावत ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी बातों को नहीं मानता, अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और सीमा पार से घुसपैठ पर रोक नहीं लगाता, तो हिंदुस्तान की फौज सर्जिकल स्ट्राइक फिर कर सकती है। और इस बार अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो फिर पाकिस्तान को वाकई में अपना सर नीचा झुकाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान सरहद पर आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बम और बारूद के धमाके से दहशत फैला रहा है। कश्मीर में आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान की फौज और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। एक तरफ पाकिस्तान ने अपनी धरती पर आतंकियों को पाल रखा है, वो आतंकियों को पैसा और हथियार देकर हिंदुस्तान में कत्लेआम और खून खराबा करने के लिए भेज रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी सेना सीजफायर उल्लंघन कर भारत को बार बार उकसा रही है। पाकिस्तान की इन हरकतों का भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कश्मीर में एक एक आतंकियों को खोजकर मार रही है सेना। पाकिस्तान की एक एक गोली का जवाब गोले बरसा कर दिया जा रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान के खूनी इरादों में कोई कमी नहीं आ रही है। उल्टे पाकिस्तान बार बार भारत को परमाणु बमों की धौंस देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान से वो मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों पर अब भारतीय सेना प्रमुख ने सीधी सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, नहीं तो भारतीय सेना एक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए तैयार है। These are never spoken about. Surprise is what must be maintained, and that is what we'll tell you. दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पाल पोस रहा है। POK में कुल 14 टेरर कैंप और 26 लॉन्च पैड है, जिनमें 2 बड़े टेरर कैंप जलालाबाद और रावलकोट में है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने का काम भी करते रहे हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। अमेरिका भी समझ चुका है कि पाकिस्तान आतंक का अड्डा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान है कि मानता नहीं। टी न्यूज़ नेशन। और आइए जरा बताएं आपको कि किस तरीके से आज शेयर बाजार में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से शेयर बाजार में एक के बाद एक गिरावट दर्ज की जा रही है और इस गिरावट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आइए जरा अब आपको बताते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, जी हां, ये तमाम ऐसे चैनल्स हैं जहां पर पैसे लगाए गए कई प्रोजेक्ट्स में, लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, ये अब धीरे धीरे अपनी वायबिलिटी खो रहे हैं, यानी कि अब इनके पास पैसा नहीं है कि ये अपने शेयर धारकों को पैसा दे पाएं। और इसकी वजह से चूंकि इनकी हालत खराब होती जा रही है, दिवालिया होने की स्थिति पर आ गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के पास जितने पैसे थे, जो म्यूचुअल फंड ने इन पर लगाए थे, वो पैसे वापस म्यूचुअल फंड्स को मिलेंगे नहीं। कुल मिलाकर एक ऐसा चक्र बनता जा रहा है जहां छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान हो सकता है और आने वाले दिनों के लिए शेयर बाजार से आप दूर रहें तो बेहतर होगा। शेयर मार्केट के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सोमवार की सुबह बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद औंधे मुंह गिर पड़ा शेयर मार्केट। दोपहर तक सेंसेक्स में 500 अंक की गिरावट दर्ज की गई। दोपहर करीब 1 बजे सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 36,400 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि NSE का निफ्टी भी 135 अंक गिरकर 11,004 अंक पर था। इससे पहले शुक्रवार को भी मार्केट काफी नीचे आ गया था। जानकारों के मुताबिक इसकी वजह बाजार में फैला डर का माहौल है, जिसका असर कई बड़ी कंपनियों के शेयर पर भी पड़ा। सबसे ज्यादा कमजोरी रियल्टी, ऑटो और बैंकिंग सर्विस कंपनियों के शेयर में देखने को मिली। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि NBFC का इंफ्रास्ट्रक्चर कारोबार से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के डिफॉल्ट से NBFC का पैसा फंस सकता है, जिसकी वजह से शेयर बाजार में NBFC के शेयरों में भारी गिरावट आई है। हालांकि इस गिरावट के बाद रेगुलेटर और सरकार हरकत में आ गए हैं। पहले RBI और सेबी की तरफ से बयान जारी किया गया कि हमारी नजर पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करेंगे। शेयर बाजार में मची उथल पुथल ने सरकार को भी परेशानी में डाल दिया। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, NBFC में लिक्विडिटी बनी रहे, इसके लिए सरकार जरूरी कदम उठाएगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी बाजार के हालात सुधरने के आसार नहीं है।
मार्केट अभी आप देखोगे तो अराउंड 100 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन है। अब ये चीज़ जो है ये इसलिए है कि एक सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो थोड़ा सा नर्वसनेस है और मैं मानता हूँ ऐसे टाइम पे थोड़ा सा वक्त लगेगा स्टेबिलिटी को रिटर्न करने में। एक तरफ सरकार इन्वेस्टर्स को मार्केट सुधरने का भरोसा दिला रही है, तो दूसरी तरफ एक्सपर्ट आगे भी खतरे का अंदेशा जता रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि कुछ दिन तक बाजार में हलचल का दौर जारी रहेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में आपके निवेश पर जबरदस्त असर पड़ेगा और आपकी जो भी कमाई है वो कम हो जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा चपत आपको लग रही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिनों दिन लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। मुंबई में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के स्तर के ऊपर पहुंच चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत अब बढ़ने लगी है, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है और अब ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, इसके बाद यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं है जब आप 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदेंगे तो आप चाहे जितना भी पैसा बचा लीजिए, सरकार अगर बीच में दखल न दे तो आपका सारा पैसा बेकार धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि महंगाई सर के बाहर निकल जाएगी और आम आदमी वाकई में अपनी कमर तोड़कर बैठेगा, क्योंकि आम आदमी के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं होने जा रहा। पेट्रोल पंप पर तेल के दाम के मीटर की बढ़ती रफ्तार से हिंदुस्तान हांफने लगा। जिस पेट्रोल और डीजल के दाम में रोज 5-10 पैसे की बढ़ोतरी हो रही है, वो बढ़ोतरी एक हफ्ते बाद रुपए से ज्यादा हो जा रही है। मुंबई में सोमवार को ऐसे तो पेट्रोल 11 पैसे ही महंगा हुआ था, लेकिन पेट्रोल का दाम 90 रुपए को पार कर गया। ये तो सरकार की गलती है, क्या कर सकते, महंगा तो हो गया है, डालना तो पड़ता ही है। गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, सस्ता ही लानी चाहिए। फिर अभी सोच समझ के चलना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, पेट्रोल खर्च हो रहा है, तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। मुंबई शहर में भले ये पेट्रोल 90 रुपए 6 पैसे लीटर मिल रहा हो, लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में 91 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर है, अमरावती में 91 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर है, रत्नागिरी में 91 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर, जलगांव में 91 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। हालांकि मुंबई के मुकाबले दिल्ली में अभी पेट्रोल 90 के आंकड़े तक नहीं पहुंचा, क्योंकि दिल्ली में 11 पैसे की बढ़ोतरी के बाद सोमवार को पेट्रोल 82 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिका। मैं समझता हूं कि कुछ करना चाहिए एंड उम्मीद रखते कि गवर्नमेंट करेंगे, बट कहने का मतलब ये भी है कि ये पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ इसके बावजूद ऑल दिस, डिस्पाइट ऑल दिस, गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। आम लोग अब पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को नियति मान चुके हैं, क्योंकि तेल के दाम 2 बड़ी वजहों से बढ़ रहे हैं। इनमें एक है ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद कच्चे तेल का लगातार महंगा होना और दूसरा डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना। पिछले 5 हफ्तों में कच्चे तेल का दाम $71 प्रति बैरल से बढ़कर $80 प्रति बैरल हो गया, जबकि डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम में 5 से 6% गिरावट आ गई है। फिलहाल इस ट्रेंड के बदलने के आसार कम है। ऐसे में आशंका ये जताई जा रही है कि दिसंबर 2018 तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।